वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9 मार्च 2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी शिफ्ट में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके आपके 11 तारीख से लेकर के 9/3/2019 की शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9/3/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्स काम करने में वाई से 2 गुना अच्छा है। फिर बोला जा रहा है कि वे एक साथ 18 दिनों तक काम को पूरा कर सकते हैं, यानी कि यक्स और वाई मिलकर किसी काम को करते हैं तो 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि अलग अलग वो दोनों अगर कार्य करें तो कार्य को प्रत्येक जो है कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, यानी कि यक्स अगर अकेले काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा और अगर वाई अकेले काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या हो जाता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, यानी कि कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इनटू समय होता है, या फिर समय बराबर यानी कि टाइम बराबर टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य बटा इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता के बराबर होता है। तो ये दोनों आप हमेशा याद रखिएगा टाइम एंड वर्क में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया कि यक्स वाई से 2 गुना अच्छा है। यक्स जो है वाई से 2 गुना अच्छा काम करता है, यानी कि वाई अगर एक काम करता है तो उतने ही समय में यक्स कितने काम कर लेता है, 2 यूनिट काम कर लेता है। वाई अगर 1 यूनिट काम करता है तो उतने ही समय में यक्स कितना काम कर लेता है, 2 यूनिट काम कर लेता है। यानी कि हमें यहाँ पर से क्या पता चल गई, यक्स और वाई की कार्य क्षमता पता चल गई। यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो दोनों मिलकर करने में कितना समय, इस काम को दोनों मिलकर जब करते हैं तो कितना समय लगता है, 18 दिन लगता है। और दोनों जब मिल जाएंगे तो कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, यक्स 2 से काम करेगा, वाई 1 से काम करेगा, यानी कि कुल मिलाकर 3 के काम से काम करेगा। तो यहाँ पर 18 × 3 आपका क्या आ गया, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। यही आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल वर्क यहाँ पर क्या हो गया, 54। तो इस 54 कार्य को यक्स कितना दिन में करेगा और वाई कितना दिन में करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम यानी कि समय बराबर अभी आपको क्या बताया गया, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो करना यक्स को जो है करना कितना काम है, यक्स को करना 54 काम है, करेगा कितने की कार्य क्षमता से, 2 की कार्य क्षमता से। तो 54 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी कि यक्स को उस काम को करने में कितना दिन लगेंगे, तो 27 दिन लगेंगे। अब हमें क्या चाहिए, वाई का भी दिन चाहिए। तो वाई को भी अब कितना काम करना, 54 काम ही करेगा, क्योंकि टोटल काम 54 ही है, करना उसे 54 काम है। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, तो वाई 1 की कार्य क्षमता से काम करता है, तो क्या करेंगे, नीचे 22 इफिशियंसी लिख देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 54 डेज आ जाएगा, यानी कि वाई उस काम को कितने दिनों में करेगा, 54 दिनों में करेगा। तो यक्स और वाई के दिनों की संख्या आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि 700 यानी कि 779, 943 और 123 का जो है लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसे बेसिक तरीका से निकालने में ही आसान होगा। जैसे कि एक है 779 संख्या, फिर दूसरी संख्या 943 है, तीसरी संख्या कितनी है, 123 है। इसे क्या करेंगे, इसे जो है एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो तीनों में कॉमन आपको दिखेगा 41 दिखेगा, तीनों में क्या कॉमन दिखेगा, 41 दिखेगा। 41 कॉमन कैसे दिखेगा, जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 123 जो है 41 से कटेगा। 779 भी जब आप देखेंगे तो 41 से 820 में 41 कम है, यानी कि 19 बार में चला जाएगा। 41 को जब 779 से भाग करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 19 बार में चला जाएगा। यहाँ पर भाग करेंगे तो 41 दूनी कितना हो जाता है, 82।
आपका कितना बच जाता है, 8 4 12, तो 41 दिया कितना हो गया 123। 123 41 को जब 123 करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। अब क्या होगा, अब किसी भी संख्या से कोई भी भाग नहीं होगी तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 41 इंटू 19। एलसीएम आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 41 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 3, आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आप चाहे तो इतना बड़ा गुना कर सकते, या फिर हम लोग क्या देख लेते, यूनिट डिजिट देख लेते, क्योंकि सभी ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या है, अलग है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है। तो हम लोग क्या चेक कर लेते कि यूनिट डिजिट क्या वैल्यू आता है। 1 को जब 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27। और 27 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 81। यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट जब गुना करेंगे, 1 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 27। 27 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1। यानी कि जब इन सभी संख्याओं को गुना किया जाएगा तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 1 आना चाहिए। यानी कि जो भी आपका यहाँ पर गुणज होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो यूनिट डिजिट मात्र 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगर आप यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते हैं तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर सभी संख्याओं को गुना कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। गुना करके भी हम लोग देख लेते हैं। आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 तिया 57 आपका हो गया। 19 तिया 57 इंटू 23 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 तिया 21 2, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, तो 14 15 आपका हो गया। 29 29 2 31, हाथ में 3, 5 दूनी 10, 3 कितना हो गया आपका 13। 1311 को क्या करना है, 41 से गुना करना है। 41 से गुना करके देख लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1311 और 44 आपका हो गया। 13 चौक 52, यहाँ पे जोड़ लेंगे सभी, 1 4 1 5 4 3 7 2 1 3 5, यानी कि 53,751 आपका गुना करने पे भी आ गया। तो आपको इतना गुना परीक्षा में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, जो आपका यूनिट डिजिट होगा वही आपका क्या होगा, वही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो इतना आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार शुक्रवार को एक बिक्री का आयोजन करता है जिसमें सभी वस्तुओं पर 23% की छूट दी जाती है, फिर भी उसे केवल 10% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी कि सीपी और मार्क्ड प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात में वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। क्या निकाल लेंगे, सीपी और मार्क्ड प्राइस का रेशियो में वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, मैं पहले वाले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि कोई भी वस्तु का सीपी खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो इसे 100% को समान कितने के लाभ में बेचा जा रहा है, 10% के लाभ में बेचा जा रहा है। यानी कि किसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 110% में बेचा जा रहा है। ये जो आपका 110% है ये अभी मार्क्ड प्राइस नहीं है, ये आपका अंकित मूल्य नहीं है, ये आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। क्योंकि 100% का समान था, 10% के लाभ में बेचा, यानी कि कितने में बेच दिया, 110% में बेच दिया। लेकिन उसे जो है बेचने से पहले उसने उस वस्तु को 23% के छूट पर बेचा था। यानी कि उस वस्तु को कितने में बेच दिया था, तो 23% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 23/100। यानी कि 100 यूनिट का सामान 23 यूनिट के छूट में बेच दिया। यानी कि बेचा कितने में, उस वस्तु को 100 यूनिट का सामान 23 यूनिट में बेच दिया, 23 यूनिट कम में बेच दिया। यानी कि 100 का सामान 23 यूनिट कम में, यानी कि कितना में बेच दिया, 77 यूनिट में बेच दिया। तो 77 यूनिट विक्रय मूल्य है, 110% विक्रय मूल्य है। तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 77 यूनिट में उस वस्तु को बेच दिया, कितने यूनिट के वस्तु को, 100 यूनिट के वस्तु को। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हल करने पर क्या आ जाएगा, ये आपका क्या बन गया, मार्क्ड प्राइस बन गया, यानी कि अंकित मूल्य बन गया। दोनों का क्या निकाल लेंगे, अनुपात में वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पर,
क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, पहले परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 100 से 100 चला गया, क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, क्रय मूल्य हो गया 77 यूनिट और विक्रय मूल्य कितना हो गया 110 यूनिट हो गया। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य ये जो 77 है वो 110 से कितना कम है। तो कितना कम है, ये 77 है, ये कितना 110 है, तो कम कितना है 23 और 10 कितना कम है 33 कम है। किससे तुलना करने के लिए बोला जा रहा है, आपके अंकित मूल्य से तुलना करने के लिए बोला जा रहा है। तो नीचे कितना लिखेंगे 110 लिखेंगे, वैल्यू हमें परसेंट में चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, 11 से 33 कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो 3 × 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30%, यानी कि उससे जो है क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम था, तो 30% कम था। तो इस क्वेश्चन का 30% बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया कि 1 सेंटीमीटर मोटी धातु शीट से बना है, तो प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं एक सिलेंडर पहले बना देता हूँ, यहाँ पर आपका ये आपका सिलेंडर बन गया, यानी कि ये आपका बेलन का फिगर बन गया। तो यहाँ पर बोला गया कि इसकी जो त्रिज्या है, इसके अंदर ये कैसा, ये जो बेलन है कैसा है, खोखला बेलन है, यानी कि ये इस तरीका का बेलन है। थोड़ा सा और मैं इसे स्पष्ट तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पर आपका ये हो गया, इधर से ये मिला देंगे, ये आपका यहाँ पर मिल गया। तो ये आपका क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, यानी कि खोखला बेलन हो गया। यानी कि ये जो बेलन है, ये जो अंदर का भाग दिख रहा है, ये जो आपका अंदर का भाग दिख रहा है वो कैसा है, खाली है। जो यहाँ पर जो भरा हुआ है ये सारा, ये मेटल भरा हुआ है, ये जो है ये सारा, ये सब भरा हुआ है। और ये जो अंदर का भाग ये सारा क्या है, खोखला है। ये सारा यहाँ पर जो अंदर का भाग है ये क्या है, खोखला है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में दिया क्या गया, क्वेश्चन में दिया गया कि ये बाहर की त्रिज्या, यानी कि ये जो है यहाँ से बाहर वाले सर्कल का त्रिज्या जो है कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर दिया गया। और बोला गया जो मोटी शीट है, ये जो मोटी शीट है उसकी चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो अंदर का वृत्त है और बाहर का वृत्त है, उन दोनों के वृत्त के बीच की दूरी कितनी है, एक तरीके से 1 सेंटीमीटर है। जो वृत्त की बीच की दूरी है वही क्या है, इस धातु की मोटाई है, यानी कि 1 सेंटीमीटर मोटाई है, ऐसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और दिया गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो आपका हाइट है, ये जो आपका हाइट है वो कितने है, ये जो आपका हाइट है कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, यानी कि ये इसका आयतन क्या होगा, ये जो आपका है ये सारा आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इधर का ये जो है भरा हुआ मेटल है उसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो किसी भी बेलन यानी कि सिलेंडर के आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है बाहर वाले सिलेंडर का आयतन निकालेंगे। तो बाहर वाले सिलेंडर का टोटल आयतन कितना हो जाएगा, पाई। बाहर वाले का जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये जो है टोटल बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इंटू क्या कर देंगे, यच करेंगे। ये आपका क्या हो गया, बाहर वाले सिलेंडर का आयतन हो गया। इसको क्या करेंगे, अंदर वाले सिलेंडर के आयतन में से माइनस कर देंगे। तो अंदर वाला सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई, वॉल्यूम का वही फार्मूला बैठेगा, पाई आर। ये जो है अंदर वाले यहाँ से यहाँ तक, अब जो है यहाँ से यहाँ तक का हमें त्रिज्या चाहिए, अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या। तो बाहर तक का कितना था, 4 था, उसमें से एक मोटाई आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो 3 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर पाई, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, इंटू क्या कर देंगे, यच करेंगे। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, पाई। पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7।
पाई और यच क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यच यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। अंदर में आपका क्या बच जाएगा, 16-9 बचेगा। हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार और लिख लेंगे 22/7 इंटू 2, 16 में से 9 गया तो 7, हल करेंगे तो 7 में से 7 चला गया, 22 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि इस खोखले बेलन का आयतन कितना हो गया, तो 44 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन छोटा में है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे आपको बड़ा करके लिख दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 1/6 है, 6 है, फिर क्या दिया गया, का दिया गया, फिर आपका क्या है, ब्रैकेट है, 1/3 है, फिर आपका क्या है, का है, 1/9 है, आगे आपका भाग है, फिर क्या है, 1/9 है, और आपको इसके सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, का यहाँ पर जो है इसे हल करेंगे। तो का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 27 हो जाएगा। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो गुना करेंगे, सबसे पहले का जो है सॉल्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पर गुना करने पर कितना हो जाएगा, 1/27। आगे क्या है, भाग है। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि जब भी भाग का साइन रहे तो उसे गुना में चेंज किया जाता है, तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि भाग को गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या अगर 1/9 है तो इसे उल्टा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। यानी कि पूरा ब्रैकेट का हल करने पर आपका कितना है, 1/3। तो करना क्या है, 1/6 में 1/3 गुना करेंगे। क्या करना है, 1/6 में 1/3 को क्या करना है, गुना करना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 1/3 तो कितना आ जाएगा आपका, 1/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 1/18 आएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा, 1/18। ये किसी भी ऑप्शन में आपका परीक्षा में नहीं दिया गया था, तो ये जो आपका था गलत क्वेश्चन था। या तो आप बोल सकते कि गलत क्वेश्चन था या फिर ऑप्शन में आंसर नहीं था, आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जो है सही आंसर क्या आएगा, इस प्रश्न का सही आंसर 1/18 आएगा, जो कि आपका परीक्षा में किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो सिंप्लीफाई से कर लेंगे हम लोग। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, का सॉल्यूशन किया जाता है, तो का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो का सॉल्यूशन करेंगे, 1/20 है, क्या है आपका, 1/20 है, गुना 4/5 है। तो 4 से 20 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो बाकी को सारा क्या करते हैं, अब नीचे करके लिख लेते हैं। तो आपका कितना है, 1/10 इंटू है, कितना हो जाएगा, 1 का मतलब क्या होता है, गुना। तो गुना है तो कितना हो जाएगा, काटे है 5 बार में, 4 से 20 को काटे 5 बार में, तो 5×5 = 25 हो जाएगा नीचे। सामने वाली संख्या क्या है, भाग है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भाग रहता है, भाग को गुना में चेंज किया जाता है, तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि 4/5 को क्या लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 दही आपका कितना हो जाएगा, 200। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, 1/200 आएगा। इस सिंप्लीफिकेशन का भी आंसर जो है आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो इसका जो है इस सिंप्लीफिकेशन का सही आंसर 1/200 होगा, लेकिन आपका ऑप्शन में 1/200 नहीं दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं या तो गलत है, या तो आपका ऑप्शन में आंसर 1/200 नहीं था। तो आपका इस सेट में, इस शिफ्ट में जो है आपका दोनों सिंप्लीफिकेशन जो है क्या थे, गलत थे। या तो क्वेश्चन गलत था या तो आपका ऑप्शन गलत था। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसे। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 20% के हानि पर 480 रुपये में बेचा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं पहले वाले वीडियो में और आज भी बता चुका हूं कि किसी भी वस्तु का सीपी खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो बोला गया कि उसने उस वस्तु को कितने में बेच दिया,
20% के हानि पर बेच दिया, यानी कि 100% का सामान कितने में बेच दिया, 80% में बेच दिया। क्योंकि 100% का सामान 20% के हानि में बेच दिया, यानी कि कितने में बेच दिया, 80% में बेच दिया। और इस 80% का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया, 480 रुपया दिया गया। कितना रुपया दिया गया, 480 रुपया दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेगा तब उसे जो है कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि अगर वो 20% के लाभ पर बेचना चाहता है वस्तु को, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए उसे। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, 100% का सामान वो कितने में बेचना चाहता है, 120% में बेचना चाहता है। 100% का सामान था, 20% के हानि में बेचा, यानी कि 80% में बेचा, यानी कि 480 रुपये में बेचा। लेकिन अब बोल रहा है कि वह बेचना कितने में चाह रहा है, 20% के लाभ में बेचना चाह रहा है, यानी कि 100% का सामान उसे 120% में बेचना चाह रहा है। तो हमें चाहिए क्या, 120% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर जो है दोनों जगह क्या करेंगे, 4 से काट देंगे। 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में। और 4 से इधर काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 12 चौक 48, 120 बार में। हमें चाहिए क्या, 120% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 20 छक 120%, और 120% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 720 रुपया आ जाएगा। यानी कि आपका क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया, जो कि उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता था। तो कितना रुपया आया, 720 रुपया आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वितरण का बहुलक यानी कि मॉड कितना है, 24 है, माध्य 60 है, यानी कि मीन कितना है, 60 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या होता है, मॉड बराबर आपका हो जाता है 3 मीडियन, क्या हो जाता है आपका, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। क्या हो जाता है आपका फार्मूला, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मोड होता है। मोड मतलब बहुलक, मोड आपका ये क्या हो गया, बहुलक। मीडियन आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गई, और मीन आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। हिंदी में आपका मोड मतलब बहुलक, मीडियन मतलब माध्यिका, मीन मतलब माध्य होता है। तो फार्मूला याद रखिएगा, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सभी का आंसर आ जाएगा आपका। तो मोड यानी कि बहुलक कितना दिया गया, 24 दिया गया, बराबर 3 मीडियन, मीडियन तो हमें चाहिए तो 3 मीडियन यहाँ पे रहने देंगे, मीडियन आपका हो गया, माइनस 2 मीन है। मीन यानी कि माध्य कितना दिया गया, 60 दिया गया। तो 60 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 120 को इधर भेजेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 मीडियन बराबर आपका कितना हो जाएगा, 120 प्लस 24 आपका कितना हो जाएगा, 144। 3 से काटेंगे 144 से कितना बार में चला जाएगा, 48 बार में चला जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12, 2 बचा 3 अटी 24, हाँ आपका 48 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर से आपका मीडियन कितना आ गया, तो 48 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा कि मॉड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 मीटर त्रिज्या के गोलाकार उद्यान में 24 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से बगीचे के अंदर 2 मीटर चौड़ा मार्ग का निर्माण किया जाना है, तो मार्ग बनाने की लागत कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बोला गया जो उद्यान है, जो गार्डन है, वो कैसा है, गोलाकार है, यानी कि वृत्त के आकार का है, और उसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई। कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई है। और बोला गया कि इसके अंदर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, यानी कि इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर एक अंदर सर्कल बना दिया, ये जो आपका क्या बन गया, ये आपका रास्ता बन गया। और ये रास्ता जो है कितने चौड़ा है, तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ही आपसे पूछा जा रहा है कि इस रास्ते को बनाने के लिए
कुल जो है कितना रुपये लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें जो है सबसे पहले क्या निकालना होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस बाहर वाले त्रिज्या के कुल एरिया को अंदर वाले त्रिज्या के कुल एरिया से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पाई आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि बाहर वाली त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर, माइनस किससे करना है, अंदर वाले त्रिज्या से। तो इसका कितना हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या अगर बाहर वाले त्रिज्या की 15 मीटर है तो अंदर वाले इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो उसमें 2 की कमी आ जाएगी, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा क्या था, रास्ता था। तो अगर बाहर वाली वृत्त 15 मीटर है तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 13 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 13 मीटर, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे, यहाँ पर पाई कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 22/7 इंटू अंतर निकालना है तो कितना हो जाएगा 15 का 225 माइनस 13 का कितना हो जाएगा 169। यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्या निकालना है, उसका पैसा निकालना है। तो यहाँ पर बोला गया कि एक स्क्वायर मीटर का 24 रुपया लगता है। तो टोटल इतने स्क्वायर मीटर का कितना रुपया लगेगा, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल रुपया निकालने के लिए 24 से गुना कर देंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका हो गया 70, 30, 31, 31 और 25 आपका हो जाएगा 5 1 6। तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 56 हो जाएगा। 56 इंटू 24, 7 से काटेंगे 56 को तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करके देख लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 22 इंटू 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 176 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर 24 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं तो आपका 176 इंटू 24 आपका हो जाएगा 6 चौक 24, 2 17 चौक 68 और 2 आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 6 दूनी 12, 17 दूनी 34, एक आपका कितना हो गया 35, जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24 हो गया आपका, 7 5 12, 3 1 4 हो जाएगा। यानी कि 4224 रुपये टोटल आपका क्या हो जाएगा, उस रास्ते को बनाने में पैसा लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यह आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है कि किसी महीने में विभिन्न कंपनी के लैपटॉप का उत्पादन और बिक्री दिया गया है। यानी कि ए जो है, ए कंपनी में जो है उत्पादन दिया गया, ये जो आपका ब्लू वाला दिख रहा है उत्पादन है, और ये ऑरेंज वाला आपका क्या है, ऑरेंज वाला बेची गई, ये जो है बिक्री का है, ऑरेंज वाला बिक्री का है, और ब्लू वाला जो आपका क्या है उत्पादित, यानी कि उसका जो है उत्पादन जितना किया गया है वो दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी कंपनियों के द्वारा कुल उत्पादन का औसत क्या है, यानी कि एवरेज क्या है। तो हमें क्या करना होगा, सभी कंपनियों का कुल मिलाकर उत्पादन का योग निकालना होगा और फिर उनका औसत निकालेंगे। तो ए कंपनी में जो उत्पादन 900 है, बी में 700 है, सी में कितना है 300 है। तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 7 16, 16 3 19, यानी कि टोटल जो है 1900 का उत्पादन तीनों कंपनियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमें क्या निकालना, औसत निकालना है। तो टोटल कितनी कंपनी है, 3 कंपनी, 3 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 6 18, एक बचा तो 3 3 9, फिर एक बचेगा 3 3 9, एक रिमाइंडर बच जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 633.1/3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया है कि ए का 20%, बी के 35% के बराबर है। यहाँ पर इक्वल टू आपका छूट गया है, ए का 20% किसके बराबर है, बी के 35% के बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। पूछा क्या गया कि ए रेशियो बी, यानी कि ए अनुपात बी का अनुपात का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले बराबर है तो परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 बार में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 7 35। तो आप क्या निकाल सकते हैं, ए और बी का अनुपात निकाल सकते हैं। तो ए बटा बी आपका कितना हो जाएगा, ए बटा बी आपका हो जाएगा 7/4। इसका अनुपात में वैल्यू कितना हो जाएगा 7:4 हो जाएगा। यानी कि ए रेशियो 4,
यानी कि A/B का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:4 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि A, B और C एक काम को 550 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। फिर बोला गया कि यदि A और B मिलकर एक काम का यानी कि पूरे काम का 7/11 भाग पूरा करता है तो C का हिस्सा क्या है। तो किसी भी व्यक्ति को पैसा उतना ही मिलता है जितना कि उसके द्वारा किया गया काम है। किसी भी व्यक्ति को पैसा उसी आधार पर दिया जाता है जिस आधार पर उसने जितना काम किया है। तो यहाँ पर बोला गया कि ए और बी मिलकर कुल कार्य का 7/11 काम करते हैं। यानी कि टोटल काम कितना है, 11 काम है। उनमें से ए और बी मिलकर कितना काम कर दिया, 7 काम कर दिया। टोटल काम कितना, 11 काम है। उनमें से 7 काम किसने कर दिया, ए और बी ने मिलकर। तो जो बाकी बचा काम है उसने वो काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। तो सी ने कितना काम किया, तो 11 - 7 यानी कि 4 काम किसने किया, सी ने किया। तो टोटल काम कितना था, 11 था। और उस टोटल काम के बदले जो है कितना रुपया मिल रहा था, 550 रुपये। तो हम लोग निकाल सकते कि अगर टोटल काम 11 है तो एक काम का कितना रुपया मिलता है, तो 550 बटा क्या करेंगे, 11 से भाग दे देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, एक काम का वैल्यू। हमें क्या चाहिए, 4 काम का वैल्यू चाहिए। तो 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 50 बार में चला जाएगा। 50 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि सी को कुल कार्य करने के लिए कितना पैसा मिलता है, 200 रुपया मिलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 2000 रुपये के मूलधन को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। यहाँ पर ये जो आपको लेटर जो है आपको ध्यान देना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी कि इस तरीके से पूछा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 10% के दर से ब्याज लगता है। यानी कि पहले साल में कितने प्रतिशत का ब्याज लगता है, तो 10% का ब्याज लगता है। तो दूसरे साल में भी कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा, तो 10% का ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि जो आपका पिछले साल में ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, अगले साल में ब्याज लगेगा। यानी कि पिछले साल में अगर 10% ब्याज लगा तो अगले साल में भी उस पर भी अब क्या लगेगा, इस 10% पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि 10% पर भी अब क्या लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा। तो 10% का 10% कितना होगा, तो 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 2 0 से 2 0 चला गया। यानी कि 10% का 10% कितना होगा, 1%। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1%। तो ये जो आपका टोटल हो गया, ये आपका क्या हो गया, दूसरे साल का कुल प्रतिशत ब्याज हो गया। 10% प्लस 1% यानी कि टोटल कितना हो गया, 11%। और ये 11% आपका क्या हो गया, इस दूसरे साल का ब्याज हो गया। ये जो आपका क्या था, पहले साल का ब्याज था। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड साल का सिर्फ ब्याज है। ये आपका क्या है, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज है। तो दूसरे साल में कितना ब्याज लगता है, कुल धनराशि का 11% ब्याज लगता है। तो हमें क्या निकालना है, दूसरे साल का ब्याज निकालना है। तो 2000 का क्या निकाल लेंगे, 11% निकाल लेंगे। तो 2000 का 11% कितना होता है, 2000 × 11/100। हल करेंगे तो 2 0 2 0 चला गया। 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कि 220 रुपये क्या हो जाता है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12% के साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज दर से 500 रुपये और 10% के साधारण ब्याज यानी कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि निवेश की गई है। तो बताइए कि
4 वर्ष के पश्चात दोनों निवेश की गई राशि का कुल ब्याज अगर 480 रुपये प्राप्त होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा जो 10% के दर से निवेश किया गया था उस पर कितनी राशि निवेश की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं कि 12% के दर से 500 रुपये पर 4 साल का कितना ब्याज होगा। 12% की दर से 500 रुपये पर 4 साल का कितने रुपया ब्याज होगा, ये हम लोग पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 साल में 12% का ब्याज लगता है, तो टोटल 4 साल में कितने का ब्याज लग जाएगा। अगर 1 साल में 12% ब्याज लगता है तो टोटल 4 साल में कितना ब्याज लग जाएगा, 48% ब्याज लगेगा। 48% ब्याज किस पर लगता है, 500 रुपये पर लगता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ब्याज निकालने के लिए 500 का 48% निकालेंगे, तो इसका गुना करेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, आपका 2 शून्य चला जाएगा, 48 पचे करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि 500 रुपये पर कुल मिलाकर 4 साल में 240 रुपये ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ पर टोटल ब्याज कितना दिया गया, टोटल ब्याज दिया गया कि 480 रुपये प्राप्त होता है, तो 240 रुपये हमें किससे प्राप्त हो गया है, 500 रुपये पर। तो सेकेंड वाली राशि पर से जो है कितना राशि प्राप्त हुआ है चक्र, यहाँ पर जो है अगर पहले वाले से 240 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, दोनों पर अगर कुल मिलाकर 480 ब्याज प्राप्त होता है, तो अगर 480 में 240 माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सेकेंड एसआई निकल जाएगा। यानी कि दूसरे वाले प्रिंसिपल का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी साधारण ब्याज निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 480 माइनस 240 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 240 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चल गया कि जो दूसरा राशि है उस पर भी जो है कितना ब्याज लगता है, कुल मिलाकर 4 साल में 240 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर 240 रुपये 4 साल में ब्याज प्राप्त होता है तो 1 साल में कितने ब्याज प्राप्त होंगे, तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि दूसरे वाले राशि पर 1 साल में कितना ब्याज लगता है, 60 रुपया ब्याज लगता है। और ये 60 रुपया जो है किसके बराबर है, 10% के बराबर है। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चल गया कि 10% बराबर जो है राशि कितना है, 60 रुपये है। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रिंसिपल चाहिए, यानी कि दूसरे वाले धनराशि का वैल्यू चाहिए। तो कोई भी प्रिंसिपल खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। यानी कि हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। तो 10% का वैल्यू अगर 60 है तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 दें 100%, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चल गया कि कुल मिलाकर जो है दूसरी वाली जो धनराशि थी कितनी रुपये की थी, 600 रुपये की थी। कितने रुपये की थी, 600 रुपये की थी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम की 2 समीपवर्ती भुजा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी कि ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। इसकी 2 समीपवर्ती भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई इसकी मान लेते हैं कितनी, 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और इन दोनों जो है समवर्ती के बीच का कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज का एरिया कितना होगा। तो जब आपका यहाँ पर 2 समवर्ती भुजा दिया हुआ रहे और उसके बीच का कोण दिया हुआ रहे और आपसे एरिया पूछे, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, दोनों समवर्ती साइड का गुणज, यानी कि एक साइड मान लेते ए है, दूसरी साइड बी है, उन दोनों समवर्ती साइड का गुणज इंटू क्या हो जाता है, इंटू साइन थीटा हो जाता है। यानी कि दोनों समवर्ती के बीच का जो डिग्री दिया गया है उसका डिग्री थीटा होता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक साइड कितना है, 12 है, दूसरा साइड आपका कितना है, 9 है।
यहाँ पर क्या करना है, थीटा का वैल्यू 30 बैठाएंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है, अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो हाफ होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे 12 को तो कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में। 9 छक आपका कितना हो जाता है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस कंपनी की प्रतिशत बिक्री उसके उत्पादन की अपेक्षा 40% और 43% के बीच में है। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जितना उसने उत्पादन किया उसका उत्पादन का लगभग जो है, जो बेचा गया है, उत्पादन जितना किया गया उसमें से जितना बेचा गया वो उत्पादन का 40 और 43% के बीच में है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कंपनी का है, ऐसा कौन सा कंपनी का है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ए का चेक करेंगे। तो ए में जो है खरीदा कितना, उत्पादन कितना किया गया, 900, और जो है बेचा कितना गया, 650। तो कितने प्रतिशत बेचा गया, तो 650 कितने, 900 में बेचा गया। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा, 9 से 63 हो जाता है। यानी कि ये जो है 70% से ऊपर अधिक बेच दिया गया। यानी कि आपका ए कंपनी नहीं हो सकता। बी को चेक करेंगे। बी को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 300 जो है बेचा गया। टोटल उत्पादन कितना किया गया था, 700 का। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा। 7 से जब भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 7 चौक 28 आएगा। फिर आपका कितना आएगा, 7 चौक 28, 2 बचा तो 7 दूनी 14, यानी कि लगभग आपका 42 पॉइंट कुछ % आएगा। यानी कि ये जो आपका क्या हो रहा है, एक 40 और 43 के बीच में प्रतिशत आ रहा है। यानी कि आपका बी कंपनी बिल्कुल सही है। सी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो सी जो है कितना उत्पादन किया गया, 150। कितने में जो है टोटल जो है बेचा कितना गया, 150। कितने में उत्पादन किया गया, 300। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे 3 शून्य 3 शून्य, 3 से काटेंगे 150 तो कितना बार में चला जाएगा, 50 बार में। यानी कि सी में जो है 50% कुल उत्पादन का बेच दिया गया। यानी कि आपका सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो परसेंट वैल्यू होना चाहिए किस में होना चाहिए, 40 और 43 के बीच में होना चाहिए। तो एकमात्र ऐसा कंपनी है जिसका है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर एकमात्र कंपनी था जो कि कौन था, बी था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना है, ए बी है। दो संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत कितना है, ए बी है। फिर दिया गया कि यदि संख्या में से एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया कि दो संख्याओं का औसत ए बी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो औसत टोटल नंबर कितना है, 2, उनका औसत कितना है, ए बी। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2ab। तो दोनों संख्याओं का योग 2ab आ गया। उनमें से एक संख्या बोला कि a है, तो जब दोनों संख्याओं के योग से एक संख्या का माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका दूसरी संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, सेकेंड नंबर आपका निकल जाएगा। जब दोनों संख्याओं के कुल योग से एक संख्या को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगी। यानी कि दूसरी संख्या का वैल्यू क्या होगा, 2ab माइनस ए होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। फिर बोला गया कि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 8:9 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि महेश के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अजय की वर्तमान आयु निकालनी होगी, तभी हम लोग महेश के पुत्र की आयु निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि महेश
और अजय की जो है आयु का जो अनुपात कितना है 3:2 है, यानी कि 3:2 है। और 8 वर्ष बाद जो है उनका अनुपात कितना हो गया, तो 11:8 हो गया। तो यहाँ पर दोनों में जो है कितने साल की वृद्धि हुई है, 8 साल की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर यूनिट में क्या, यहाँ पर अंतर जो है सेम देखने को मिल रहा है। 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि यहाँ पर 8 का अंतर नहीं आ रहा, यानी कि दोनों जगह जो है सेम अंतर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर सेम अंतर बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के अंतर को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे कि 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 को क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 को यहाँ पर गुना कर देंगे तो आपका रेशियो पहले जैसा ही रह जाएगा, यानी कि 11:8 ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 गुना करने से कोई फायदा नहीं है, तो सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, नया अनुपात, नया जो है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो क्या यहाँ पर दोनों में अंतर देखने को समान मिल रहा है। 9 में यहाँ पर 11 है तो कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा। यहाँ पर कितना बढ़ा, यहाँ पर पहले 6 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि कितना बढ़ा, तो 2 यूनिट बढ़ा। यानी कि इस 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 साल दिया गया है। कितना दिया गया है, 8 साल दिया गया है। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 8 साल। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, अजय की वर्तमान आयु चाहिए। तो अजय की वर्तमान आयु कितने यूनिट थी, तो 6 यूनिट थी। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 साल। तो यहाँ पर क्या आ गया, अजय की वर्तमान आयु आ गई। लेकिन अजय का वर्तमान आयु नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है कि महेश के सन का, यानी कि उसके बेटे का वर्तमान आयु क्या है। तो बेटे का जो वर्तमान आयु है वो कितना है, महेश के वर्तमान आयु का आधा है। यानी कि अगर महेश का वर्तमान आयु 24 है तो इसका आधा क्या है, महेश के सन का आयु है। तो 24 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि उसके महेश के बेटे की आयु कितनी है, तो 12 साल का है। कितने साल का है, तो 12 साल का है। तो इस क्वेश्चन का 12 ईयर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात 7:9 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनके चालों का अनुपात, यानी कि उनके स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समय जो होता है, यानी कि टाइम होता है, वो क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, स्पीड के होता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप इसे संक्षेप में समझेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। यानी कि समय का अनुपात अगर 7:9 है तो चाल यानी कि स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। यानी कि 9:7 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समय का उल्टा चाल होता है और चाल का उल्टा भी क्या होता है, समय होता है। तो दोनों क्या होते हैं, आपस में उल्टा होते हैं। तो समय का उल्टा चाल या फिर चाल का उल्टा समय होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूं। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सभी कंपनियों के द्वारा बेची गई कुल लैपटॉप की इकाइयों की औसत संख्या क्या है। क्या करना है हमें कि टोटल जो है जितना लैपटॉप बेचा गया उनका औसत निकालना है। तो टोटल कितना बेचा गया, ए कंपनी द्वारा 650 बेचा गया, बी कंपनी द्वारा 300 बेचा गया, सी कंपनी द्वारा 150 बेचा गया। तो टोटल कितने बेचे गए, तो जोड़ देंगे यहाँ पर। तो आपका कितना आ जाएगा, 650 प्लस 150। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 6 के साथ 800। 800 प्लस 300 आपका कितना हो जाएगा, 1100। टोटल जो आपका कितना हो जाएगा, 1100। लेकिन हमें चाहिए क्या, औसत चाहिए। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कंपनी से डिवाइड कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल कंपनी कितने हैं, 3 है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 तिया 9, 2 बचा तो 3 छक्का 18, फिर 2 बचा तो 3 छक्का 18, फिर आपका 2 बचेगा तो आपका कितना आ जाएगा,
366.2/3 बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है 50 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। ट्रेन ए जो है 50 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। तो आपसे फिर बोला गया कि यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की चाल से 40% अधिक है तो दोनों ट्रेन की चालों का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर जो है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ना तो दूरी से मतलब है ना ही समय से मतलब है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये परसेंट से मतलब है। यहाँ पर बोला गया कि बी की जो चाल है ए से 40% अधिक है, यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 होता है। परसेंट के वैल्यू को फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज किया जाता है, जैसे कि 40% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 बचे 100, यानी कि 40% का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल रही है कि ए की चाल 5 यूनिट है और बी की चाल उससे 2 यूनिट अधिक है, क्योंकि बोला गया कि ए जो है ए की चाल जो है यानी सॉरी बी की जो चाल है ए से 40% अधिक है, यानी कि ए की चाल कितनी है? 5 यूनिट है, और बी की जो चाल है ए से 2 यूनिट अधिक है, यानी कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 यूनिट, यानी कि ए और बी के चाल का अनुपात कितना आ गया? 5:7 आ गया, यानी कि 5:7 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 वयस्क और कुछ नाबालिग के परिवार में प्रति माह प्रति व्यक्ति चावल का औसत खपत कितना है? 8.5 केजी है, जबकि बोला गया कि वयस्कों के लिए औसत खपत कितना है? 10 केजी है। तो आपसे फिर बोला गया कि नाबालिगों के लिए या जो है औसत खपत कितना है? 5.5 केजी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परिवार में नाबालिगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग क्या बनाएंगे? एलिगेशन से बनाएंगे, ताकि आपको आसानी से यहाँ पर जो है सबसे आसान तरीका होगा एलिगेशन से बनाने का। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है दिया गया, यहाँ पर वयस्क का जो है औसत खपत कितना दिया गया? 10 केजी दिया गया। वयस्क का जो औसत खपत कितना दिया गया? 10 केजी, और नाबालिग का औसत खपत कितना दिया गया? 5.5 केजी। और बोला गया कि दोनों का मिलाकर यानी कि नाबालिग और वयस्क का मिलाकर औसत खपत कितना हो जाता है? तो 8.5 केजी हो जाता है। कितना हो जाता है? 8.5 केजी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे? 8.5 को 5.5 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8.5 को 5.5 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 10 को 8.5 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो ये जो आपका अनुपात में वैल्यू आएगा, ये जो आपका अनुपात में वैल्यू आएगा, ये आपका क्या होगा? यूनिट डिजिट में वयस्क और नाबालिगों की संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो आपका क्या है? पॉइंट में है, तो 1.5 को जब 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। यानी कि इधर जो ये 2 यूनिट है आपका क्या है? ये जो आपका 2 यूनिट दिख रहा है ये आपका वयस्क की संख्या है। क्या है? वयस्क की संख्या है, यूनिट में वयस्क की संख्या। और ये जो आपका यहाँ पर जब काटे तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। तो 1 यूनिट जो आपका क्या है? ये नाबालिगों की संख्या है यूनिट में। तो यहाँ पर जो है इस 2 यूनिट के यानी कि वयस्क की संख्या कितनी दी गई थी? 4। वयस्क की संख्या कितनी दी गई थी? 4। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 4 है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 4 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें पूछा क्या जा रहा है कि नाबालिग की संख्या कितनी है? तो नाबालिग की संख्या यहाँ पर कितनी थी? तो 1 यूनिट थी। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, यानी कि नाबालिग की संख्या कितनी थी? तो 2 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 50% किसी दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का बीच में अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले 50% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है।
तो यहाँ पर हल कर लेंगे। तो बोला गया कि किसी संख्या का, तो मान लेते पहली संख्या का 1/2 किसी दूसरी संख्या का 3/4 यानी कि 3/4 क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, हल करेंगे तो आपका अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। 2 से 4 को काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में चला जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 1/2 यानी कि पहली संख्या बटा दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। यानी कि आपका रेशियो में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3:2 आ जाएगा, यानी कि 3:2 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है तब बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला आता है कि जब 2% को 1% में चेंज करना हो तो फार्मूला होता है A+B + A × B/100 होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि साइकिल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की गई, 20% की कमी की गई, यानी कि कमी की गई तो क्या हो जाएगा, -20%। फिर वो बोला गया कि बिक्री में क्या होता है, 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि दूसरे परसेंट का वैल्यू कितना है, 20% की वृद्धि, यानी कि बी का वैल्यू क्या है, +20 है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। आपका ए जो क्या है -20 है तो A -20 लिख देंगे, इंटू आपका क्या है बी है +20 है तो +20 रहने देंगे, बटा नीचे क्या है 100 है। अब क्या करेंगे, सारा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -20 + 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे तो 1 0 1 0 2 0 चला जाएगा। तो यहाँ पर -2 + 2 -2 × 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अंदर में -4 तो प्लस माइनस -4% हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पर साइन आने का मतलब ये होता है कि 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यहाँ पर माइनस साइन आने का मतलब क्या होता है, अगर पॉजिटिव साइन आता, अगर आपका पॉजिटिव साइन आता तो हमें पता चल जाता कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन आ रहा है, तो निगेटिव साइन आने का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है, यानी कि 4% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6:4:3 यानी कि 6:4:3 के अनुपात में है, और बोला गया है कि उसका टोटल जो है पेरीमीटर कितना है, यानी कि परिमाप कितना है, तो 104 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सभी जो रेशियो में वैल्यू दिया गया है उसका यूनिट का योग कर लेंगे। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 यूनिट, और इस 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 104 दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 से 104 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा पूछी जा रही थी, तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, जिसका सबसे यूनिट बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है, 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में 6 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगी। यानी कि उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।